अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले हम ए पार्ट को रीड करने जा रहे हैं, इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद बी पार्ट भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस। आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है किसको, इस कंप्लीट फ्रैक्शन को किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म 3n। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी इसका आंसर ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 लिखा है और 3 के ऊपर कुछ पार मेंशन्ड हो। इस फॉर्म में आपने इस फ्रैक्शन के आंसर को एक्सप्रेस करके दिखाना है। ये आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन मेंशन्ड है उसमें ऊपर दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये कंप्लीट प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, 3 के साथ। ये हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो यहाँ पर आपको लॉ ऑफ इंडिसेस जो हमने पढ़े हैं उन्हीं को यूज करना पड़ेगा, उन्हीं की मदद से आप इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे 3n की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे लॉ नंबर 1 ऑफ इंडिसेस। तो लॉ नंबर 1 हमें क्या बताता है, लॉ नंबर 1 हमें ये बताता है कि अगर आपके पास कोई भी दो टर्म्स हो जिनकी बेस सेम हो, लाइक अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n, ये एक तरह की दो टर्म्स हैं। एक इसको कह लें एक टर्म a⁻m, इसको कह लें दूसरी टर्म a⁻n। और आपको पता है कि ये जो पार होती है जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इस पार के नीचे जो भी चीज़ लिखी होती है इसको हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे आपके सामने बेस क्या है, a। इधर भी n पार है, इस n को आप इंडेक्स भी कह सकते हैं। इसको अगर आप देखें कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी a लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगी, बेस। तो लॉ नंबर 1 हमें ये बताता है कि अगर आपके पास कोई दो टर्म्स इस तरह की मल्टीप्लाई हो रही हो कि उनकी बेस सेम होनी चाहिए, वो मल्टीप्लाई हो रही होनी चाहिए दोनों टर्म्स और उनकी बेस सेम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप उनको लिख सकते हैं, वो दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, आपने बेस को लिखना है एक दफ़ा, आप a को लिखेंगे एक दफ़ा, ये बेस है। और इनकी जो ये पार्ट्स हैं जिनको आप इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंडेक्सेस भी कह सकते हैं, इनको आप ऐड करके इधर पार की जगह पे लिखेंगे। तो इधर पार m है, इधर पार n है, तो आप लिखेंगे m+n, जिसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी बेस सेम है, तो बेस को लिखेंगे एक दफ़ा और उनकी पार्ट्स को ऐड करके पार की जगह पे लिखेंगे। ये हमें लॉ नंबर 1 बताता है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें ऐसा हो रहा है। यहाँ पे आप ऊपर जो देखें न्यूमरेटर में जो दो आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं, इधर लिखा हुआ है 3, इधर लिखा हुआ है 3, दोनों जो ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं इन दोनों में बेस 3 है। यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है। तो जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, तो लॉ नंबर 1 के मुताबिक उनकी बेस को आप लिखेंगे एक दफ़ा। तो ये आपने बेस को लिख दिया एक दफ़ा और पार्ट्स को ऐड करके पार्ट्स की जगह पे लिखा जाएगा। यहाँ पे पार 3 है, यहाँ पे पार 4 है, तो इनको आप ऐड करके पार की जगह पे लिखेंगे। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4। ये आपने लॉ नंबर 1 अप्लाई कर लिया और यहाँ पे ये लाइन लगाएंगे और नीचे आप 3 को वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा ऊपर 3 वैसे का वैसे, इसकी पार में 4 + 3 करें तो कितना होता है, 7। यहाँ पे ये लाइन और नीचे क्या आ जाएगा, 3। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसमें एक और लॉ यूज़ करेंगे, उसको आप लॉ नंबर 2 भी कह सकते हैं। इसकी नंबरिंग से कंफ्यूज ना होइएगा, बस आपको लॉ ज़रूर समझ आना चाहिए कि लॉ हमें क्या बता रहा है। तो जो दूसरे लॉ है हमारे पास इधर ही, ये आप कह लें इंडिसेस में से, तो यहाँ पर ये लॉ अब आपके पास क्या है, ये लॉ आपको ये कहता है कि अगर आपके पास इसी तरह दो टर्म्स हैं जो कि ऊपर नीचे लिखी हुई, यानी आप कह लें यहाँ पे डिवीजन का केस है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a⁻m और ये a⁻m डिवाइड हो रहा है किसी a⁻n से, और यहाँ पर भी बेसिस सेम होनी चाहिए। जिस तरह देखें यहाँ पे पार m है, इसके नीचे a लिखा हुआ है, ये बेस है। इधर पार n है, इसके नीचे भी a लिखा हुआ है, इधर भी ये बेस a है। तो दोनों की बेस जो है वो आपके पास क्या है, सेम है। तो अगर कोई दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो, उनकी बेस सेम हो, तो वो आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में कि आप लिखेंगे बेस को एक दफ़ा, यानी बेस a एक दफ़ा आएगी, और ये जो पार लिखी हुई है ना दोनों की, इनको आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ था m, नीचे लिखा हुआ था a के ऊपर पार n, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पार की जगह पर m - n।
तो ये हमारे पास लॉ नंबर 2 है। लॉ नंबर 1 एक तरह का जब चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हो यानी मल्टीप्लाई ऑफ वाली फॉर्म में हो तब अप्लाई करते हैं, और लॉ नंबर 2 में जब आपके पास कोई दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो तब हम अप्लाई करते हैं। शर्त ये है कि जो भी टर्म्स जिन पे आप ये लॉ नंबर 2 लगा रहे हैं उनकी बेस जरूर सेम होनी चाहिए। अगर बेस सेम है तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास लॉ नंबर 2 जो है वो अप्लाई हो सकता है। ऊपर भी 3⁻7 लिखा हुआ है, नीचे 3⁻1 लिखा हुआ है। दोनों जो 3 हैं वो बेस हैं, जाहिर बात है, और दोनों की दोनों बेसिस क्या है, सेम है। तो जब दोनों की बेसिस सेम है, चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो आप बेस को लिखेंगे एक दफ़ा। ये मैं देखें 3 को एक दफ़ा लिखूंगा और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ऊपर पार्ट 7 है, नीचे 3 के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, तो आप 1 कंसिडर करेंगे, तो आप लिखेंगे 7 -1 पार की जगह पे। अब यहाँ पे 3⁻7 -1 आ गया, तो 7 -1 कितना होता है, वो होता है 6। तो हमारा आंसर आ गया 3⁻6। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने आंसर 3⁻n की फॉर्म में लिखना है। n का मतलब कोई पार होनी चाहिए 3 के ऊपर। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 3⁻6। इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका पार्ट नंबर बी स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है राइट। आपने लिखकर दिखाना है, अगेन यहाँ पर एक कंप्लीट फ्रैक्शन मेंशन्ड है, इसको लिखकर दिखाना है। किस तरह लिखकर दिखाना है, एज अ सिंगल पार ऑफ 2। वो कह रहे हैं आपने इस कंप्लीट फ्रैक्शन को सॉल्व करके लिखकर दिखाना है 2 की किसी पार की फॉर्म में। यानी इस सारे को आप सॉल्व करें और जो आंसर होना चाहिए वो 2⁻some पार होना चाहिए। 2 लिखा होना चाहिए और उसके ऊपर कोई ना कोई पार होनी चाहिए। इसको वो यहाँ पर कह रहे हैं एज अ सिंगल पार ऑफ 2। तो ये भी बिल्कुल ए पार्ट की तरह ही है। ए पार्ट में हमने 3⁻some पार लिखना था, इधर 2⁻some पार लिखना है आंसर में। तो हम यहाँ पे पहले इस बी पार्ट में जो फ्रैक्शन है उसको मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2⁻8 मल्टीप्लाई बाय 2⁻3। ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 2⁻7 के साथ। तो यहाँ पर भी यही दो लॉज यूज़ करेंगे हम जो अभी हमने पिछले पार्ट में यूज़ किए। तो लॉ नंबर 1 हमें क्या बताता है कि जब भी कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो और उन दो चीज़ों की बेस सेम हो तो आप उन दोनों चीज़ों के प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, आप लिखेंगे बेस को एक दफ़ा और पार्ट्स को ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2⁻8 और 2⁻3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों में अगर आप बेस देखें 2 है, तो इधर आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, लॉ नंबर 1 के मुताबिक आप बेस को लिखेंगे एक दफ़ा, ये मैंने 2 को एक दफ़ा लिख दिया, और पार्ट्स को ऐड करके पार्ट्स की जगह पे लिखा जाएगा। एक पार 8 है, एक पार 3 है, तो आप लिखेंगे 8 + 3, और नीचे जो 2⁻7 है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 वैसे ही लिखें, 8 + 3 कितना होता है, ये होता है 11, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2⁻7 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आपको लॉ नंबर 2 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये दो चीज़ें एक तरह की आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो लॉ नंबर 2 आपके पास यही बताता है कि अगर कोई दो चीज़ें, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हों और दोनों चीज़ें ऊपर और नीचे लिखी हुई जो टर्म्स होनी चाहिए उनकी बेस सेम होनी चाहिए, तो तब आप उनको लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके पार्ट्स की जगह पे लिखेंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2⁻11, नीचे लिखा हुआ है 2⁻7। दोनों के जो बेस है वो सेम है। दोनों में बेस कितनी है, 2। पार के नीचे जो भी चीज़ होती है वो बेस होती है। तो बेस सेम है, चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो आप क्या लिखेंगे, बेस को एक दफ़ा, ये मैंने बेस 2 को एक दफ़ा लिख दिया, और पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ऊपर जो पार आपके पास मेंशन है वो 11 है, इसको पहले लिखें और इसमें से माइनस कर दें जो नीचे वाली आपके पास 2 पे पार थी उसको। तो नीचे वाले 2 पे क्या पार थी, 7। तो ये देखिए मैंने 11 - 7 पार की जगह पे लिख दिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 11 - 7 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 वैसे का वैसे ही, और 11 - 7 कितना होगा, ये आपके पास हो जाएगा 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2⁻4। तो क्वेश्चन में आपको यही कहा था कि आपने इस पूरी फ्रैक्शन को लिखकर दिखाना है 2 की सम पार में। तो देखिए हमने इस पूरी फ्रैक्शन को लॉ ऑफ इंडिसेस की मदद से लिख दिया है 2⁻4 की फॉर्म में। इससे आगे आपने इसको सॉल्व नहीं करना। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स के सोल्यूशन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।